हेलो एवरीवन। आज जब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का। एक तो हाँ, आप लोग यूनिट वगैरह बीच में पूछते रहते हो कौन से ईयर का पेपर है वो सब। तो थर्मोडायनेमिक्स भी आपके सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट पेपर है और अभी उसकी यूनिट फर्स्ट चल रही है। ठीक है ना। अभी मैंने क्योंकि अभी तक की क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया था, क्या क्या उसमें बेसिक टर्म्स जो यूज़ में हम लेंगे वो सारी चीज़ें बताई थी। फिर आपके 4-5 टाइप के प्रक्रम होते हैं, वो सारे जो मेन इसमें प्रोसेस होते हैं, संदाबिक, संतापी, समायतनिक, रुद्धोष्म, चक्रीय, वो सब बताए थे। उनके द्वारा किया गया कार्य, उनके द्वारा ली गई ऊष्मा, उनके फॉर्मूले, ऊष्मागति का जीरो फ्लो जो पढ़ा था, शून्यता का नियम और ऊष्मागति का प्रथम नियम, 2 नियम हम इसमें पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें ठीक है ना। अभी और भी आपकी इसमें छोटी छोटी जो मेन चीज़ें हैं वो सब अभी और भी है। जैसे अभी हम भाप का इंजन पढ़ेंगे, उसके अलावा हम इसमें आपका क्लासिस क्लैपिरॉन इक्वेशन पढ़ेंगे, ऊष्मागति का द्वितीय नियम भी हम इसमें पढ़ेंगे और उसके बाद में मैक्सवेल की समीकरण। इतना पढ़ने के बाद में आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगा। ठीक है ना। हो जाएगा सब फटाफट, छोटे छोटे टॉपिक्स ही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी तक मेन जो आपको डेली में टर्म्स बताती थी वो चीज़ें ध्यान करने का है। तो डेली का ऐसा है, थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लिया करो चीज़ों को, अभी देखते जाओ। अभी थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो बाद में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको करने में। ठीक है ना। तो आज हम आपका स्टीम इंजन, भाप का इंजन जिसको हम कहते हैं, उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी जरूरी है, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। हेडिंग डाल दो कॉपी में, ठीक है ना। तो वैसे तो ये टॉपिक कोई नया नहीं है, मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आगे यूज में आएगा। या अभी तक हमने जितने प्रोसेस पढ़े थे हम उनको बोलते हैं रिवर्स एडियाबेटिक प्रोसेस, उत्क्रमणीय, रुद्धोष्म प्रक्रम, उत्क्रमणीय, संदाबी, उत्क्रमणीय, समतापी। तो जैसे 11th में मुझे ध्यान है, 11th में ही आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। केमिस्ट्री में अपन रिएक्शंस पढ़ते हैं ना, तो उसमें उत्क्रमणीय समीकरण, अनुत्क्रमणीय समीकरण हमेशा पढ़ते हैं। उसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई समीकरण में हम यहाँ पे तो क्या लेते हैं, कोई भी दो हमने जैसे कुछ भी दो हम चीजें ले लेते हैं a प्लस बी की। जैसे मैं कोई इक्वेशन बना रही हूँ और वहां से c बनता है, उत्पाद बनता है, तो हम क्या बोलते हैं, ये दोनों अभिकारक। हाँ, इसको हम अभिकारक बोलते हैं ना। केमिस्ट्री में बता रही हूँ, ये तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, इसको नोट मत करना। ठीक है ना। जैसे यहाँ अभिकारक, दो अभिकारकों को हम मिलाते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकता है, और हमारे पास एक या फिर एक से अधिक कुछ भी हमारे पास उत्पाद बनता है। तो हम क्या बोलते थे कि जब दो अभिकारकों, दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिलाने पर हमें उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब अगर वापस उत्पाद से अगर मैं वापस अभिकारक को प्राप्त कर पाऊं तो ये कैसा प्रक्रम हो जाएगा, उत्क्रमणीय हो जाएगा। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम हो जाएगा। और अगर मैं उत्पाद से वापस अभिकारक प्राप्त नहीं कर पाऊँ तो वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, कई सारी ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें हमने कोई दो चीज़ों को मिलाया, हमें तीसरी चीज़ मिल गई, फिर वापस या तो मैं उसको छान लूँ या वापस मैं उसको गर्म कर लूँ। तो कई बार ऐसा होता है जैसे नमक उड़ गया, पात्र में जो चीज़ चाहिए वो रह गई, इस तरीके से। तो हमें क्या होता है, जो बेसिक हमारा अभिकारक था वो हमें वहाँ पे मिल जाता है। तो ये होता है उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है ना। अब आपके ऊष्मागतिकी के हिसाब से, ऊष्मागतिकी के हिसाब से हम क्या बोलते हैं कि कोई भी ऐसा प्रक्रम हो जिसमें कि जो भी उसकी बाह्य अवस्थाएं हैं, कोई जैसे सिस्टम अभी तक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उस सिस्टम पे अगर मान लो कोई फ्रिक्शन, घर्षण है, कोई बाहर का दाब है, ताप है, या किसी भी इन प्रकार की किसी भी चीज़ों का उस पर फर्क ना पड़े उस पर। ठीक है ना। और जैसा हमने अभी उसमें कुछ भी जैसे रिएक्शन हुई उसमें, या उसमें कुछ भी हमने चेंज किया उस प्रक्रम में, वो होने के बाद हमें वापस जो निकाय है वो वापस हमें पहले वाली अवस्था में मिल जाए तो उसको तो हम बोलेंगे उत्क्रमणीय प्रक्रम बोलते हैं। और अगर ऐसा हमें नहीं मिल पाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मान लो, नॉर्मली मैं इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन तो आपको समझ में आएगी, मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगी नहीं क्योंकि इसमें लिखवाने जैसा कुछ है नहीं। ठीक है ना। बहुत ईजी सी चीज़ है ये। लेकिन हाँ, इसका मतलब क्या होता है वो हमने इसलिए बताया क्योंकि जैसे कि मान लो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, तो डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसका। ठीक है ना। और यहाँ से जैसे मान लो मैं डी यू आंतरिक ऊर्जा का मान निकालूं तो डी यू बराबर क्या है मेरे पास, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू की ली गई ऊष्मा, जो जितनी पूरी ऊष्मा ली थी उसमें से किया गया कार्य जो है, कार्य में कुछ ऊष्मा काम में आ गई तो टोटल ऊष्मा में से किया गया कार्य मैंने माइनस कर दिया, तो जो ऊष्मा बचेगी वो अमाउंट किसका होता है, आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो उतनी होती है किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा। ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी निकाय में हम क्या बोलते हैं, काम करवाने के लिए, निकाय का प्रोसेस स्टार्ट करवाने के लिए सबसे पहले तो हम उसमें ऊष्मा लेंगे,
किसी भी थ्रू ले सकते हैं, हीटिंग के थ्रू ले सकते हैं। हमें अलग से कोई भी कार्यकारी पदार्थ हम जिसको बोलते हैं, कोई भी वर्किंग सब्सटेंस हम जिसको बोलते हैं, वो हमने कुछ यूज में लिया हो तो कुछ तो कार्य के बराबर हो जाएगी। हम 12th में पढ़ते हैं कार्य होती है, कार्य ऊर्जा का ही रूप होता है, तो कार्य बराबर ऊर्जा हम उसमें भी पढ़ते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय भी पढ़ते हैं हम इस तरीके से, ठीक है ना। तो कुछ ऊर्जा तो हमारे कार्य में काम में आगे, उसके बाद में जो बच गई वो हो जाती है हमारे डी के बराबर, ठीक है। अब अगर मान लो मैं आंतरिक ऊर्जा डी बराबर 0 मान लूं, तो मेरे पास डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू हो गया। डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू, इसका मतलब क्या निकला कि जितनी ऊष्मा ली थी मैंने उतनी की उतनी ऊष्मा क्या कार्य में परिवर्तित कर दी। अब ऐसा पॉसिबल होता है क्या, रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी ऐसा सिस्टम तो होता ही नहीं है, आपने उसको जितनी हीट दी उतनी की उतनी पूरी की पूरी का वो आपको काम करके दे दे, बिल्कुल भी एनर्जी वो वेस्ट नहीं करे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता है। या फिर जैसे नॉर्मली हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो जैसे एक चीज से मैंने मान लो कोई दो अलग अलग पात्र ले लिए और दोनों में अगर मैंने एक में मैंने कुछ पानी या कुछ भी चीज मैंने भरी और उसको अब मैं दूसरे में डाल दूं, ठीक है ना, तो इसमें जितना अमाउंट था पूरा का पूरा अमाउंट इसमें नहीं जाएगा, ठीक है ना। पूरा मतलब हम पूरा डाल देते हैं लेकिन एग्जैक्टली इतना नहीं आता, भले उसमें 0.00000 कितना भी हो, 0.9 इस तरीके से, ठीक है ना। मतलब कुछ ना कुछ उसमें रह ही जाता है फ्रैक्शन, वो चाहे इसमें लगा रह जाए लास्ट में, जैसे हम देखते कुछ एक आध बूंद रही है उसके रूप में, लेकिन पूरी की पूरी चीज तो उसमें जाती नहीं है। सेम प्रोसेस होता है हमारा ऊष्मा में कि हमने किसी चीज को ऊष्मा दी काम करने के लिए, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं होता है कि पूरी की पूरी ऊष्मा जो है कि वो उसमें, अदरवाइज ऐसी कंडीशन में तो हम इसको क्या बोलेंगे कि 100% इसकी एफिशिएंसी, इसके कार्य करने की दक्षता कितनी है, पूरी 100% है कि जितनी ऊष्माएं ले रहा है उतने के उतने कार्य में कर रहा है। तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसा ही पॉसिबल हो जाएगा तो पूरा काम कर लिया और उसके बाद में फिर ये क्या कि उसके बाद में तो उस हिसाब से कैसा प्रक्रम हो जाना चाहिए, उत्क्रमणीय प्रक्रम हो जाएगा। ये जितना हमने उससे ऊष्मा ली उतना पूरा का पूरा ऐसे कर देगा ये काम, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें अभी हम आगे पढ़ेंगे, भाप का इंजन पढ़ेंगे और एक कार्नोट इंजन हम जो दोनों पढ़ते हैं उन दोनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे उसमें, ठीक है ना। तो उसमें ही आता है ये कि भाई, क्योंकि ये हमारी कैसी हो जाती है, आइडियल कंडीशन हो जाती है, आदर्श स्थिति होती है। और आदर्श स्थिति वास्तविकता में, रियल लाइफ में आदर्श स्थिति कुछ नहीं होती, ठीक है। ये बात हुई। अब जैसे कि सपोज मान लो मैंने ये ले लिया, हमने फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिया, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये सब हम कहाँ से, समीकरण है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है ये, ठीक है। यहाँ से डी यू की वैल्यू मैंने क्या ले ली, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू के बराबर हो गया ये तो, ठीक है ना, ये हो गया। अब जैसे मैं ऐसे मान लेती हूँ कि कोई भी दो प्रोसेस हो रहे हैं ए और बी, ठीक है ना, या हम ये बोल रहे कि एक प्रोसेस के अंतर्गत उसके दो, जैसे मैंने मान लिया कि उसके आंतरिक ऊर्जा में जो है वो इतना परिवर्तन हो गया, कोई प्रोसेस ए से बी तक कोई प्रोसेस हुआ, ए से बी तक, तो ए से बी में उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो गया, तो मैं ये मान लूँ यू बी माइनस यू है बराबर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि यू बी और यू ए दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। दोनों के बराबर होने का मतलब क्या हो जाएगा, क्यों, उसकी आंतरिक ऊर्जा जो है वो पूरे प्रोसेस के दौरान बिल्कुल समान बनी रहेगी, ठीक है ना। या फिर दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब वैल्यू हो जाएगी उस टाइम में 0। अगर मैं इसको भी यू ए बोल दूँ तो ये हो जाएगा 0 और डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा में इसका मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होना चाहिए। हम उस पर जो भी एक्सटर्नल जो भी उस पर पैरामीटर्स हम लगाएंगे, जो भी उस पर बाह्य, हम चाहे शांता हो, विकिरण हो, संचालन हो, संवहन हो, घर्षण हो, कुछ भी हो, मतलब किसी न किसी प्रकार से क्या होता है, ऊर्जा का उसमें क्षय जरूर होता ही होता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैं ऐसे मानती हूँ कि अब यहाँ ए से बी में तो जैसे ये प्रोसेस चेंज हुआ, ठीक है ना, उसके दौरान हमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब मैं ऐसे बोलूँ कि जैसे कि मैं इस प्रक्रम को, ये तो मतलब प्रोसेस हो गया ए से बी तक में, तो इसकी ऊर्जा में इतना परिवर्तन हुआ। अब मैं ये बोलूँ कि मैं इसको वापस इसकी प्रारंभिक स्थिति में लेकर के आना चाहती हूँ, मतलब मैं वापस बी से ए में जाना चाहती हूँ। तो मैंने पहले तो ऐसे माना कि मान लो कि कोई भी हमें एक अलग ही स्थिति प्राप्त हुई, कोई एक अलग स्टेट हमें प्राप्त हुई, तो उसकी एनर्जी मैंने किसके बराबर मान ली, यू ए डैश मान लिया मैंने उसको, ठीक है ना, कि वो जो है हमें एक अलग ही स्टेट प्राप्त हुई, अलग अवस्था प्राप्त हुई, उसके लिए आंतरिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, यू ए डैश के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से ये मानूं, अब यू ए डैश जैसे ही मान लो ये यू बी तक आ गया, अब मैं बोल रही हूँ कोई तीसरी अवस्था ए डैश है, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी थी, यू ए थी, यहाँ पे एनर्जी थी यू बी, तो अंतिम मैंने प्रारंभिक की मैंने, अब यहाँ से बी से वापस कहाँ चला गया, यू ए डैश पे चला गया, तो यहाँ आंतरिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी,
यू ए डैश के बराबर हो जाएगी, तो मैं यहाँ में ऊर्जा में अंतर कितना निकालूंगी, यू ए डैश माइनस यू बी। ठीक है, यू ए डैश माइनस यू बी के बराबर में हो जाएगी मेरी आंतरिक ऊर्जा। ठीक है ना, तो एक तरह से मैं यहाँ से ये देखो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी ऊर्जा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी आपके डेल्टा डब्ल्यू माइनस डेल्टा क्यू के बराबर हो जाएगा ये मान। ठीक है, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू जो है ये किसके बराबर है, माइनस यू बी माइनस यू ए के बराबर है। इसके जस्ट अपोजिट चीज है, तो मैं इसको माइनस करके मैं क्या लिख सकती हूँ, यू बी माइनस यू ए, माइनस यू बी माइनस यू ए ये लिख सकते हूँ, या मैं इसको ऐसे लिख दूँ यू बी और प्लस का यू ए, और इधर किसके बराबर है ये, यू ए डैश माइनस यू बी के बराबर है। तो माइनस माइनस यू बी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब मेरे पास यू ए डैश बराबर क्या बच गया, यू ए। इसका मतलब मैंने क्या बताया कि ये अवस्था जो है यू ए डैश के बराबर, इसका तो ये जो तीसरी अवस्था मिली ये एक्चुअली में इस अवस्था के बराबर में ही है। तो यहाँ से मतलब क्या निकला हमारे पास कि ये जो प्रक्रम था ये वापिस अपनी क्या प्रारंभिक स्थिति में आ गया। ए क्या था, ए इसकी सबसे प्रारंभिक स्थिति थी। हमने तो ऐसा माना, हमने यू ए डैश हमने इसको क्यों प्रतिदर्शित किया, हमने ये माना कि हमें कोई तीसरी अवस्था प्राप्त हुई। जब मैं बी से वापिस प्रारंभिक स्थिति प्राप्त करना चाह रही थी तो हमने ये माना कि हमें वो अवस्था प्राप्त हुई नहीं, हमें कोई तीसरी अवस्था प्राप्त हुई। लेकिन मैथमेटिकली जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें पता चला कि वो जो तीसरी अवस्था है आपकी वो उस प्रारंभिक अवस्था के बराबर ही है। इसका मतलब इस प्रकार का प्रक्रम जिसमें क्या हुआ, ऊर्जा इसका मतलब ऊष्मा में कुछ चेंज हुआ ही नहीं। या हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ से प्रक्रम स्टार्ट हुआ था वापस वहीं आ गया। या हम ये बोल सकते हैं कि वापस जैसे हमने प्रक्रम ए से बी तक गया था, उसने कुछ कार्य किया, अब वापस बी से ए की अवस्था में आ सकता है। तो इस प्रकार का प्रक्रम क्या कहलाता है, हमारा उत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ठीक है ना, तो अगर कोई आपसे पूछे कि उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए आपकी आवश्यक शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, तो आप ये कह सकते हो कि भाई एक तो प्रक्रम क्या है बहुत धीमी गति से होना चाहिए। भाई अचानक से कुछ चेंज हो जाता है ना तो वापस हो सकता है वो अपने प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाए, तो हम ये बोलेंगे कि उसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है प्रक्रम में वो क्या होना चाहिए, मोशन उसका बहुत ही स्लो होना चाहिए। उसके अलावा बाह्य जो भी हमारे पैरामीटर्स होते हैं, जो भी उन सब क्या है, जैसे मान लो कोई घर्षण हो रहा है आपका, जैसे कोई पात्र में ही आपने कोई चीज रखी है ना, आप उसमें चेंज करें, और मान लो उस पात्र का खुद का फ्रिक्शन भी तो होता ही है। तो जैसे मान लो आपका घर्षण हो रहा है, चाहे कोई शांता है, कोई लाइट पड़ रही है, उसकी विकिरण, इन सब चीजों का क्या है, इन सब का प्रभाव उस पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में हम कह सकते हैं कि कोई प्रक्रिया पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, उस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा अपन क्या बात करते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में ये कुछ बराबर नहीं है। हम ये कह सकते हैं अगर मान लो इस कंडीशन में हम ये बोले कि इसकी प्रारंभिक स्थिति में जो परिवर्तन है वो बराबर नहीं हो, मतलब यू बी माइनस यू ए जो है, यू बी जो है दैट इज नॉट इक्वल टू यू ए हो जाए। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा डेल्टा क्यू नॉट इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि प्रक्रम जो है हमारा, या इसका मतलब यू ए जो होगा वो नॉट इक्वल टू यू ए डैश हो जाएगा। इसका मतलब जो तीसरी अवस्था है वो तीसरी अवस्था ही है, प्रारंभिक अवस्था नहीं है। इसका मतलब ऐसे प्रक्रम क्या होते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस प्रक्रम पे जरूर जो भी बाह्य हमारे पैरामीटर्स हमने लगाए थे, मान लो चाहे घर्षण का प्रभाव रहा हो, चाहे विकिरण का प्रभाव रहा हो, चाहे कोई अदर एनर्जी का प्रभाव रहा हो, शांता का प्रभाव रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ इस पर प्रभाव हुआ है। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें कि हमें क्या हो, अंतिम अवस्था से पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त ना हो सके, वो प्रक्रम कैसा कहलाता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। ये मैंने पहले क्यों बताया, क्योंकि अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और प्लस आपका काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, ऊष्मा इंजन। अब इंजन को तो हिंदी में भी इंजन ही बोलते हैं, अब ये मत बोलना कि इसको हिंदी में लिखो, हिंदी में भी इंजन ही बोलते हैं इसको। इंग्लिश में तो हम इसे क्या बोलते हैं, हीट इंजन।
ऊष्मा इंजन। तो ऊष्मा इंजन क्योंकि क्या है, एक उत्क्रमणीय इंजन है, ठीक है ना, उत्क्रमणीय है। इसमें क्या होता है, लास्ट में जो भी हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, जो हमारा सिस्टम होता है, वापस अपनी क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इसको हम बोलते हैं ऊष्मा इंजन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा ऊष्मा इंजन के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं कि भाई ऊष्मा इंजन है क्या है, ये सारी चीज, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एक लाइन में इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, लिखो, चाहे आप लोग कॉपी में डाल के लिख लो। ऊष्मा इंजन क्या है, ऊष्मा इंजन वह युक्ति है जो कि ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित कर देती है, ठीक है ना। ये इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली में एक प्रकार का क्या होता है, एक सिस्टम होता है, एक इंजन होता है, जिसमें क्या होता है कि ऊष्मा दी जाती है। अब ऊष्मा हम चाहे कोई कोई फ्यूल के थ्रू भी दे सकते हैं हम, या उसमें कोई एक वर्किंग सब्सटेंस या उसको हम कार्यकारी पदार्थ कहते हैं, वो हम यूज में लेते हैं, या फिर हम कोई ऐसी गैसें वगैरह काम में लेते हैं। तो सबसे पहले तो फ्यूल जनरेट की जाती है, ठीक है ना, फ्यूल। उसके बाद में वहाँ पे क्या किया जाता है, उसके बाद में उस पर हम कोई भी गैसें जो होती है, आइडियल गैसें हो चाहे जैसे भी है, उन गैसों को बहुत ही बड़ी मात्रा में उस पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है ना। तो वो गैसें क्या करती है, जैसे मान लो कार्यकारी कोई पदार्थ था हमारा, मैंने जैसे उसमें कोई पदार्थ डाल दिया, उसके बाद मैंने उसको हीट दे दी, उसको ऊष्मा उपलब्ध कराने के लिए, तो वो क्या होगा, पदार्थ तो पिघल करके लिक्विड में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद हम उस पर कुछ गैसें लगाते हैं, ठीक है ना। तो वो गैसें उपलब्ध करने से क्या होता है, वो जो लिक्विड होता है वो धीरे धीरे भाप में बदल जाता है। और भाप में बदलने के बाद में क्या होता है, उसके बाद हमारा मेन काम शुरू होता है। वो जो भाप होता है, भाप से उसका क्या होता है, इंजन चलता है, ठीक है ना। उसका इंजन चलते चलते उसके बाद में जाकर के आगे उस पर काम होता है, जो भी हमें चाहे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो चाहे कोई और मशीन चलाना है हमें, तो ये सारे काम उसके बाद में होते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, जब जैसे हमारा काम पूरा हो गया, उसके बाद में इंजन क्या होता है, धीरे 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 ठंडा होकर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऊष्मा इंजन कैसा है, एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है, ठीक है। ये सारी ऊष्मा इंजन का जो आविष्कार किया था, ऊष्मा इंजन का आविष्कार किसने किया था, मुझे भी ध्यान नहीं है, ध्यान था तो सही, पता नहीं, एक साइंटिस्ट ने किया था ऊष्मा इंजन का। तो उसने भाप के इंजन जो थे वो शायद 18th सेंचुरी में, अगर उस टाइम बहुत चलते थे भाप के इंजन। अभी तो पता नहीं, अभी भी जैसे ये टेक्निक यूज में ली जाती है, बाकी भाप के इंजन स्पेशली भी होते हैं नहीं वो पता नहीं। बाकी जैसे बहुत ज़्यादा पहले ट्रेनों में यूज किए जाते थे, या स्पेशली विदेशों में तो काफ़ी ज़्यादा, कई जगह इसकी फ़ोटोज़ भी अपनी जब छोटी क्लासेस में भाप के इंजन का आविष्कार और इसकी फ़ोटोज़ वगैरह वो सारी भी दी हुई होती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लिखते, तो ऐसे आप थोड़ी सी चीज़ें लिखो। मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने पे फिर क्या है, यहाँ पे अपने को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप लोग लिखो, मैं बोलती जा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये लाइन आपने लिख ली, उसके बाद में नीचे ऐसे एरो डाल करके अगली लाइन से लिखना, ठीक है। कि ऊष्मा इंजन वह युक्ति है, ऊष्मा इंजन या भाप का इंजन जो है वह युक्ति है जो कि ऊष्मा के द्वारा ऊर्जा को ग्रहण करता है, ऊष्मा के द्वारा ऊर्जा को ग्रहण करता है, तत्पश्चात इस पर संक्रिया करता है, ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं, संक्रिया करता है एक चक्रीय प्रक्रम के द्वारा। ब्रैकेट में चाहे लिख लेना, संक्रिया करता है, ब्रैकेट में लिखना है एक चक्रीय प्रक्रम के द्वारा। तब आगे लिखो, लिख लिया यहाँ तक। ऊष्मा इंजन वह युक्ति है जो कि ऊष्मा के द्वारा ऊर्जा ग्रहण करता है, तत्पश्चात इस पर संक्रिया करता है, ब्रैकेट में लिख लेना एक चक्रीय प्रक्रम के द्वारा। आगे लिखो, तथा ली गई ऊष्मा का एक भाग, ली गई या ग्रहण की गई ऊष्मा का एक भाग कार्य के रूप में हमें दे देता है या कार्य के रूप में प्रदर्शित करता है।
ठीक है, लिख लिया सबने। ऊष्मा इंजन वह युक्ति है जो कि ऊष्मा इंजन वह युक्ति है जो कि ऊष्मा के रूप में ऊर्जा को ग्रहण करता है, इस पर संक्रिया करता है एक चक्रीय प्रक्रम के रूप में, तथा उसके पश्चात ली गई ऊष्मा का एक भाग कार्य के रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अभी जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया था वही पूरा प्रोसेस इसमें हमने बताया है। चक्रीय प्रक्रम इसलिए कहा है हमने इसे क्योंकि बाकी क्या हुआ है बाद में आकर के वापस एक मतलब कंप्लीट साइकिल को पूरा करता है कि वो पहले अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में था, प्रारंभिक अवस्था में था, फिर हमने उसको फ्यूल दिया तो उसने सबसे पहले धीरे धीरे लिक्विफाइड कर लिया हमारे कार्यकारी पदार्थ को, फिर उसके बाद हमने उस पर गैसें उपलब्ध कराई तो उसने उसको भाप में कन्वर्ट कर लिया, फिर भाप में कन्वर्ट करके उसको टरबाइन चलाया उसने या जो भी उसकी मशीनरी थी वो काम करवाने के बाद में हमारा इधर काम हो गया। जो बची हुई जो हीट थी जो उसने उसको क्या सिंक को दे दिया और उसके पश्चात वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में, तो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं खत्म हुआ। चक्रीय प्रक्रम में हमने यही पढ़ा था कि कोई प्रक्रिया जो होता है ये निकाय को उसी स्थान पर छोड़ता है जहाँ से प्रारंभ करता है। तो ये हमारा क्या हो गया ऊष्मा इंजन। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लिखो। विद्युत उत्पादन ग्रहों में होने वाली एक जटिल प्रक्रिया, विद्युत उत्पादन ग्रहों में होने वाली एक जटिल प्रक्रिया में जिसमें विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसमें विद्युत का उत्पादन किया जाता है, कुछ कॉमा देके लिखना, कुछ कार्यकारी पदार्थों को जलाया जाता है, कुछ कार्यकारी पदार्थ को जलाया जाता है, तत्पश्चात उच्च ताप पर, अत्यधिक उच्च ताप पर गैसें उपलब्ध कराई जाती है, उच्च ताप पर गैसें उपलब्ध कराई जाती है जिसके द्वारा द्रव को भाप में परिवर्तित किया जाता है, द्रव को भाप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो ये लिख लिया आप लोगों ने, एग्जाम्पल है इसका। कभी अगर आप लोग के हीट इंजन है तो स्टार्टिंग में थोड़ा डेफिनेशन ये सब लिख के एग्जाम्पल देना, उसके बाद में इसका प्रोसेसिंग वगैरह क्या है वो सारी चीजें बताना। तो सबसे मेन चीज इसमें हमने क्या बताई कि एग्जाम्पल होता है हमारा जो भी जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी हाउसेस जो होते हैं, पावर हाउसेस वगैरह जो होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, वहाँ पे भी एक्चुअली में यही प्रोसेस यूज में लेते हैं। वहाँ पे सबसे पहले कोई वर्किंग सब्सटेंस ले लेते हैं, जो भी उनका फ्यूल होता हो उसको सबसे पहले वो जलाते हैं, फिर जलाने के बाद वो क्या होता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसमें बहुत ही हाई टेम्परेचर पे वहाँ गैस है, तो हाई टेम्परेचर पे आपको पता है द्रव को बहुत ज़्यादा आप टेम्परेचर दो तो क्या होता है उसके बाद में तो गैस में कन्वर्ट होता है, भाप में कन्वर्ट होता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद टरबाइन चलाई जाती है और उसके बाद में क्या प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट डाल करके लिखो, ऐसे नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान के, अत्यधिक उच्च तापमान के ऊष्मा भंडार से, एनर्जी रिजर्वायर जिसको बोलते हैं, रिजर्वायर भी आ सकता है तो ध्यान रखा करो ऐसी चीजें, तो हिंदी मीडियम हो तो भी इतना ध्यान होना चाहिए। एनर्जी रिजर्वायर, ऊष्मा भंडार। ठीक है, हाँ, तो कार्यकारी पदार्थ अत्यधिक उच्च ताप के ऊष्मा भंडार से एनर्जी को ग्रहण करता है, ऊष्मा ग्रहण करता है, ऊष्मा ऊर्जा को ग्रहण करता है, ऐसे लिख लो, ऊष्मा ऊर्जा को ग्रहण करता है। ठीक है, लिख लिया, कार्यकारी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान के ऊष्मा भंडार द्वारा ऊष्मा ऊर्जा को ग्रहण करता है, ये लिख लिया। इसका नेक्स्ट पॉइंट डाल करके लिखो नीचे, कार्यकारी पदार्थ तथा इंजन के द्वारा सम्मिलित रूप से, कार्यकारी पदार्थ तथा इंजन के द्वारा सम्मिलित रूप से कार्य संपन्न किया जाता है, कार्य संपन्न किया जाता है तथा शेष ऊष्मा को, शेष ऊर्जा को या बची हुई ऊर्जा को
बची हुई ऊर्जा को न्यून तापमान के सिंक में, न्यून तापमान के सिंक, जैसे सोर्स होता है और एक सिंक होता है, जैसे हमारे घरों में भी सिंक होता है ना, वेस्टेज हम उसमें जिसमें डालते हैं, तो वही वाले सिंक यहाँ पे, और इसको हिंदी में भी आप सिंक ही बोलोगे, ठीक है ना। एक तो होता है सोर्स, इसको तो आप स्रोत बोल सकते हो, स्रोत, और सिंक, तो स्रोत से तो उसने लिया था, और लास्ट में आप क्या बोलोगे, तथा शेष बची हुई ऊष्मा को अत्यधिक न्यून ताप के सिंक में प्रवाहित कर देता है या उसको दे देता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये हमने बहुत ही शॉर्ट में इसका पूरा प्रोसेसिंग बताया है, ठीक है ना। कि सबसे पहले कोई एक स्रोत था, स्रोत कैसा था, ऊष्मा का एक पूरा भंडार था जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे था, तो वहां से उसने हाई टेम्परेचर पे क्या किया, ऊष्मा को वहां से उसने ग्रहण किया ऊर्जा के रूप में, और उसके पश्चात में उसने कार्यकारी पदार्थ जो था उसको पिघलाने का काम किया, उसके बाद उसने गैसें ली, और मेन जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा, हमने बताया उसमें कि जो कार्यकारी पदार्थ और इंजन, उन दोनों के द्वारा। इंजन इसमें एक लगा होता है क्योंकि इसका तो नाम ही है इंजन, जिसमें एक जो इंजन लगा होता है और कार्यकारी पदार्थ वर्किंग सब्सटेंस जो होता है, उन दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से कार्य किया जाता है। और फिर जो बची हुई जो ऊष्मा होती है, या जो ऊष्मा पूरे प्रोसेस के दौरान थोड़ी इधर उधर से वेस्टेज बच जाती है, उसको सिंक को दे दिया जाता है। तो सिंक का ताप कैसा होता है, बहुत ही कम होता है, न्यून ताप होता है, ठीक है ना। और स्रोत का ताप बहुत ही ज्यादा होता है, या इनफाइनाइट होता है, ऐसे मान सकते हो, मतलब बहुत 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 ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो ये तो इसका मेन हो गया, ठीक है ना। अब अपन जैसे शॉर्ट में, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चीजों को समझ लो। अभी तक जो लिखा वो तो पूरा लिख लिया ना, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अपन एक एक चीज लेकर के मैं आपको बताती हूँ कि भाई इसमें सोर्स क्या है, सिंक क्या है, कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, ये सारी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम करते हैं स्रोत की। सोर्स इसमें क्या होता है, एक हीट रिजर्वायर होता है, हम उसको हीट रिजर्वायर बोलते हैं, या फिर हम एनर्जी रिजर्वायर बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि बहुत ही, जैसे मान लो कोई भी, जैसे यहाँ पे कोई काम हमारा हो रहा है, इसके अंदर मान लो हमारा इंजन लगा हुआ है, यहाँ पे हमने कोई वर्किंग सब्सटेंस डाल दिया, ठीक है। अब वर्किंग सब्सटेंस सिर्फ इसमें पड़ा हुआ है तो उससे तो कुछ काम हो नहीं जाएगा, सबसे पहले हम उसको एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो एनर्जी हम किससे लेते हैं, कोई ना कोई सोर्स होता है, सोर्स के थ्रू हम एनर्जी लेते हैं। वो जो सोर्स होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत 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 ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर वो रखा होता है, ठीक है। इतना ही होता है कि उसमें से थोड़ी सी ऊर्जा अगर ये ले भी लेता है तो भी इसके ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप समझ सकते हो कि लगभग अनंत होता है, कि अनंत में से अगर हम कुछ वैल्यू ले भी लें तो भी क्या होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ से ऊष्मा लेते हैं, इसको हम ऊष्मा भंडार भी बोलते हैं। ऊष्मा भंडार बोल लो, ऊर्जा भंडार बोल लो, एनर्जी रिजर्वायर बोल लो, हीट रिजर्वायर बोल लो, कुछ भी। तो उसमें ये तो ऐसा होता है। अब ये सोर्स जैसे भी उन लोगों के पास प्रोवाइड होते होंगे उसके अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं। तो यहाँ से तो ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, टेम्परेचर ले लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया इसमें पहला जो फर्स्ट नंबर का जो काम होता है वो, कि सबसे पहले ऊष्मा भंडार से एनर्जी लेना, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आता है यांत्रिक, उसमें जो क्या बोलते हैं, कार्यकारी पदार्थ हमने क्या ले रखा है, ठीक है ना। उसमें कार्यकारी पदार्थ हमारे क्या है, तो कार्यकारी पदार्थ भी हमारे जैसे कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि अभी, जैसे अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया आप लोगों को, जो ये पावर हाउस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, अब यहाँ पे ये लोग फ्यूल के रूप में क्या चीज़ काम में लेते हैं तो वो ऐसे पता नहीं है हमें। तो बाकी ये है कि कार्यकारी पदार्थ के रूप में कोई भी चीज़ यहाँ पे ये लोग यूज में लेते हैं, उसमें क्या होता है कि फिर जो हीट होती है, हीट उस कार्यकारी पदार्थ पर जाती है। तो जैसे मान लो अगर मैंने कोई खाली सिलेंडर ले रखा है, मान लो अगर हम की जो पूरा काम होता है एक इस प्रकार से कोई खोखला सिलेंडर होता है, इसमें होता है, इसके ऊपर जैसे मैंने मान लो कोई पिस्टन लगा दी, ठीक है ना, पिस्टन लगा दी, और यहाँ पे मैंने कार्यकारी पदार्थ जो भी है उसको रख दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो बेस होता है, इस पात्र का बेस जो होता है, ये तो कैसा होता है, इसकी दीवारें तो सुचालक होती है, कंडक्टर होती है, कंडक्टर वॉल्स होती है मान लो, ठीक है। कंडक्टर क्यों होती है, तभी तो वो यहाँ से हीट को ग्रहण कर सकेगी ना। जो हीट ये कहाँ से ले रहा है, इस सोर्स से ले रहा है,
इस सोर्स से जो हीट ले रहा है वो कंडक्टर होगी तभी तो, और जबकि इसकी जो दीवारें होती है चारों तरफ की, ये आगे तरफ की जो दीवारें होती है चारों तरफ की, उनको कैसा रखा जाता है, बिल्कुल कुचालक रखा जाता है उनको। कुचालक क्यों रखा जाता है कि ताकि उसमें से हीट निकल नहीं जाए, मतलब यहाँ से हीट आनी तो चाहिए, ठीक है ना, लेकिन साइड से हीट निकलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से हीट ली और यहाँ से निकल ही गई तो फिर तो फायदा ही क्यों हुआ, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा हमारा जो कार्यकारी पदार्थ हो, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होती है, और फिर ये काम करने के बाद में पिस्टन से क्या है, बहुत उस पर प्रेशर दिया जाता है, तो पिस्टन बार बार इस पर लगता है करता है, नीचे से उसमें हीट वहाँ से वो ले ही रहा है, ऊपर से पिस्टन का प्रेशर प्रेशर बार बार इस पर आता रहता है, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे करके क्या लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये जैसे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, अब उसके बाद में फिर हम इस पे क्या करते हैं, कोई जो भी गैस चैम्बर हमारा होता होगा, गैस चैम्बर के थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमने एक पाइप लगा दिया और फिर इस पे हम क्या करते हैं, बहुत ही हाई प्रेशर पे हम यहाँ पे क्या होते हैं, इसको गैस प्रोवाइड करवाते हैं, गैस उपलब्ध कराई जाती है। वो गैस क्या होती है, गैस और इसमें नीचे से हीट मिल रही है, तो दोनों मिलकर धीरे धीरे क्या होता है, इसमें से भाप बनने लग जाती है, भाप, ठीक है। ये भाप कहाँ काम में आती है, आगे हमारा जो भी जैसा भी हमारी मशीनरी है जिस काम से भी हम यूज में ले रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक टरबाइन लगी हुई होती है, आप देखते होंगे एक पहिए टाइप का लगा होता है, ठीक है ना, उस टरबाइन पे लगती है। वो टरबाइन क्या होता है, इस भाप से, मतलब आप जैसे सोच रहे हो नॉर्मल घरों की भाप वैसी नहीं होती, बहुत ही हाई टेम्परेचर, आप सोचो कि जो टरबाइन को घुमा देती है तो कितने हाई टेम्परेचर की होती होगी वो भाप भी, क्योंकि हमने पहले ही कहा हमारा तो सोर्स ही कैसे है, बिल्कुल इन्फाइनिटी टेम्परेचर का हमने मान रखा है, तो बहुत ही हाई टेम्परेचर की क्या होती है, भाप होती है। तो इस भाप के लगने से क्या होता है, ये जो टरबाइन होती है हमारी, ये धीरे धीरे क्या करती है, घूमना शुरू कर देती है, टरबाइन धीरे धीरे क्या करती है, रोटेट होने लग जाती है, और इसके रोटेट होने की वजह से फिर क्या होती है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, या हम ये बोल सकते हैं हमारा कार्य होता है, जो भी हमारा कार्य है, इस जरूरी नहीं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में नहीं है, जैसे मान लो गन्ने का जूस ही आप निकाल रहे हो, तो आप देखते हो उसकी मशीन चलती कैसे चलती रहती है, एक तरफ से थोड़ा धुआं भी निकलता है भाई, तो ऐसे तो उसमें पहिए को रोटेट किया जाता है, उसके बाद जो गन्ना है जैसे मान लो वो हमारा पिसना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे उसमें क्या होता है, जैसे जूस जूस निकल गया, फिर उसका एक वेस्टेज भी तो होता है, तो एक तरफ जैसे अपने आप उसका वेस्टेज निकलता जाता है ना, वही मतलब है हमारा ऊष्मा से भी, कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि जितना, अब आप ये नहीं बोल सकते यहाँ से भी, यहाँ हमने ठीक है दीवारों को कुछ अलग रखा, तो हमने ये बोला कि यहाँ से ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाए, ताकि हमारा जो कार्यकारी पदार्थ है वो बिल्कुल तरीके से कैसे लिक्विड में और उसके बाद में भाप में वो कन्वर्ट हो सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अब जैसे यहाँ से गैस हमने ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से ये बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद में टरबाइन पे गई, उसके बाद में घूमी, तो कुछ तो अमाउंट का ऊष्मा जो होगा कुछ तो वेस्टेज जाएगा ही, तो उसके लिए इसमें साइड में क्या लगा होता है, एक सिंक लगा होता है, सिंक लगा होता है, तो ये बाकी जो ऊष्मा होती है वो इस सिंक को दे देता है, ये ठीक है ना, जो ठंडी ऊष्मा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ जो ऊष्मा जो लेता है, ये जो ऊष्मा लेता है, मान लो इसने हाई टेम्परेचर पे ऊष्मा ली, TH मैंने बोला, और इसने कम टेम्परेचर की क्या थी, कोल्ड टेम्परेचर जिसको मैं बोलूँ, तो ये जो ऊष्मा होती है ना, ये इससे क्या होती है, कम होती है, मतलब TH जो होता है वो ग्रेटर देन होता है TC, या ग्रेटर ग्रेटर देन बोल सकते हो आप इसको, बहुत ज़्यादा होता है इससे, ठीक है, थोड़ी कम टेम्परेचर की ऊष्मा इसको दे देता है, और देने के बाद में क्या होता है, वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, मतलब जो इंजन होता है वापस टरबाइन अपनी जगह पे आ जाती है, सिंक को देने के बाद में वापस जो इंजन है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस, इजी सा ही है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इजी सा ही है, ठीक है ना। तो ये आपको सिंक का काम और ये सारी चीज़ समझ में आ गई। तो अब सबसे पहले हम इसका एक सिस्टमेटिक डायग्राम देखते हैं कि इसका डायग्राम में एक्चुअली में, जैसे ये तो मैंने आप लोग को समझाने के लिए, बाकी एग्जाम में आपको ऐसा डायग्राम भी बनाना है। डायग्राम देखो आप, इसको अच्छे से बना लो कि डायग्राम इसका, ठीक है। ऊष्मा स्रोत, इसका टेम्परेचर मान लो हाई टेम्परेचर है, TH मान लिया, यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, इंजन। अब
ये तो उष्मा स्रोत है, यहाँ से उसने उष्मा ली कितनी, मैंने मान लिया QH उष्मा उसने ले ली, ठीक है। नीचे हमारा क्या लगा हुआ है, उष्मा सिंक, जिसका टेम्परेचर कैसा कम था, TC मान लिया। तो इसको इसने कितनी उष्मा दी, कम उष्मा दी, QC, ठीक है। अब यहाँ इंजन ने क्या किया, ये उष्मा तो लास्ट में देता है, पहले इंजन पे जैसी वो उष्मा पड़ी तो इंजन ने तो अपना काम कर दिया, तो यहाँ हमारे पास कार्य आ गया, कार्य वर्क डन, W की वैल्यू क्या आ गई, ऑब्वियसली हमें पता है कार्य उष्मा के बराबर ही होता है। उष्मा कितनी, इसने इतनी उष्मा ली QH और इसको QC उष्मा दी, उसके बीच की उष्मा कहाँ गई, उसके बीच की उष्मा ही तो काम में कन्वर्ट हो गई, तो ये किस कार्य किसके बराबर हो जाएगा, QH माइनस QC, ये हो जाएगा हमारा किया गया कार्य, QH माइनस QC। ये मॉड्यूलस में लिखते हैं, मॉड्यूलस जानते हो ना, ये मॉड्यूलस QH माइनस QC, मॉड्यूलस लिखने का मतलब क्या होता है, वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं आएगी, उष्मा नेगेटिव थोड़ी ना होती है, तो ये पॉजिटिव, ठीक है ना। मतलब ये नेगेटिव मान करके माइनस मत करना कि QC माइनस का है, QH भी पॉजिटिव है, QC भी पॉजिटिव है, दोनों में रिलेशन माइनस का है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बना लो, इसको आप लिख लो, उष्मा इंजन का व्यवस्थित डायग्राम, व्यवस्थित चित्र या जो भी लिखना हो आपको, ठीक है। इंजन के द्वारा किया गया कार्य, तो इसको आप W इंजन लिख सकते हो, ENG शॉर्ट में लिखा है इंजन, ठीक है। बना लो। उसके बाद में अब हम बात करते हैं, ये जो कार्य है तो इसको हम लिखते हैं कि उष्मा इंजन द्वारा किया गया कार्य कितना हुआ, उष्मा इंजन द्वारा किया गया कार्य, तो ये जो बताया यही वाला कार्य है, ये हमारे पास फॉर्मूला कैसे है क्या वो बताता है। सबसे मेन चीज आपको समझ में है कि इसमें किया गया कार्य कितना किसके बराबर है, उष्मा स्रोत से ली गई उष्मा तथा उष्मा सिंक को दी गई उष्मा के बीच का जो अंतर होता है वो इंजन के द्वारा किया गया कार्य के बराबर होता है। यहाँ से आप डेफिनेशन बना सकते हो, डेफिनेशन बना के आप लिख लेना, ठीक है ना। उष्मा स्रोत के द्वारा ली गई उष्मा तथा उष्मा सिंक को दी गई जो उष्मा होती है, उन दोनों के मध्य का जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है, इंजन द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है ना। और जैसे आपको पता है अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या पढ़ा था, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू के बराबर, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू हमने बोल दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्योंकि क्या बताया, इसको हमने एक चक्रीय प्रक्रम बताया है, किसी इनको में देने के बाद में वापस अपनी प्रथम अवस्था में आता है चक्रीय प्रक्रम, तो हमें पता है क्योंकि चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है, हमने पढ़ा था। तो आप क्योंकि लिख लो चूंकि चक्रीय प्रक्रम में डी यू बराबर कैसा होता है 0, ठीक है। उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है, तो यहाँ 0 लिखा है, इसका मतलब डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल क्यू के बराबर आ जाएगा, क्या आ गया कार्य बराबर कार्य उष्मा में परिवर्तन के बराबर, या बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बराबर उष्मा में परिवर्तन क्या हो रहा है QH से QC, ये हो गया उष्मा इंजन के द्वारा किया गया कार्य, ये कार्य लिख लो। ठीक है, उसके बाद में इसी में हमारा अगला पॉइंट क्या होता है, उष्मा इंजन की दक्षता कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है,
एफिशिएंसी हम बोलते हैं। एफिशिएंसी से मतलब हमारे क्या होता है, आपको पता है, काम की दक्षता। नॉर्मल लाइफ में भी हम ये टर्म यूज लेते हैं। तो दक्षता से हमारा मतलब क्या होता है कि भाई कोई कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है। ऊष्मा इंजन जो है किस योग्यता के साथ काम कर रहा है, कोई किसी भी काम को करता है तो उसको हम बोलते हैं ऊष्मा इंजन की दक्षता। इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, ईटा से। ये सिंबल होता है जिसको हम बोलते हैं ईटा, ठीक है ना। तो इसकी सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिखो कॉपी में, ऊष्मा इंजन की दक्षता। ऊष्मा इंजन की दक्षता को लिखो। ऊष्मा इंजन की दक्षता, किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता, ब्रैकेट में लिखना है ईटा। किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता, ब्रैकेट में लिखना है ईटा, एक चक्र में इंजन के द्वारा किए गए कार्य, एक चक्र में इंजन के द्वारा किए गए कार्य तथा इंजन के द्वारा किए गए कार्य तथा उच्च ऊष्मा स्रोत से ली गई ऊष्मा के, उच्च ऊर्जा स्रोत से ली गई ऊष्मा के अनुपात के बराबर होता है। उच्च ऊर्जा स्रोत से ली गई ऊष्मा के अनुपात के बराबर होता है, ईटा बराबर, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि एक चक्रीय प्रक्रम में ऊष्मा इंजन के द्वारा किए गए कार्य, जिसको हमने डब्ल्यू इंजन से शो किया था, तथा उच्च ऊर्जा स्रोत से ली गई ऊष्मा के बराबर। तो उच्च ऊर्जा स्रोत था जिसका टेम्परेचर TH बताया था, और उसके द्वारा ऊष्मा कितनी ली गई थी, QH। तो QH इस रेशो के बराबर होता है। इसके बराबर हम तो कार्य बराबर किसके बराबर आया था वो हम लिख सकते हैं, QH माइनस QC और अपॉन में QH है। इसको हम अलग अलग डिवाइड कर दे तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस QC अपॉन QH। QH में QH का डिवाइड किया 1, QC अपॉन QH, ईटा बराबर, लिख लो। क्या आ गई ऊष्मा इंजन की दक्षता। इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं, इस पे शायद आपके BSc में भी क्वेश्चन आते होंगे। तो आपको दे देगा कि कोई भी ऐसे कोई एक सिस्टम दे देगा कि ये ऊष्मा इंजन है, इसमें क्या हम वो दे देगा आपको कि किसी ऊष्मीय रिजर्वायर, हीट रिजर्वायर से ली गई ऊष्मा इतनी है और उसको सिंक को दी गई ऊष्मा इतनी है, तो इस ऊष्मीय इंजन की दक्षता बताओ। या फिर कई बार परसेंटेज में भी पूछ लेता है, तो अभी आप प्रतिशत में भी लिख लो, इसको प्रतिशत में आप लिख लो, परसेंटेज लिखना है या प्रतिशत में दक्षता। ईटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस QC अपॉन में QH, ये पूरी वैल्यू तो निकाल देना और इनटू में 100%। ये हमारे पास क्या आ जाता है, ऊष्मा इंजन की दक्षता। कभी प्रतिशत में पूछ ले तो 100%, ठीक है ना। ठीक है, लिख लिया ये ऊष्मा इंजन की दक्षता और इसके द्वारा किया गया कार्य, दोनों के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ये आपका वैसे ऊष्मा इंजन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसी में वैसे एक पॉइंट और लिखो, इसी में पॉइंट और क्या है कि भाई इसके बाद में ये तो बता दिया कि भाप का इंजन ये होता है और इसके द्वारा दी गई दक्षता इतनी होती है। तो उसके बाद में एक केल्विन प्लांक एक साइंटिस्ट थे, केल्विन प्लांक, उनका नाम ये था। ठीक है ना, केल्विन प्लांक करके एक साइंटिस्ट, तो उन्होंने ये बोला कि भाई ऐसा हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है कि जो जितनी ऊष्मा ले उतनी की उतनी ऊष्मा क्या है, वो पूरा का पूरा वो काम में कन्वर्ट कर दे। अभी थोड़ी देर पहले जो हम चीज पढ़ रहे थे कि मतलब उसने जितनी
चली, पूरी की पूरी जो वो इनपुट एनर्जी है उसको वो क्या करे, अपने हीट के थ्रू रिजर्वायर से वो ले, उसके बाद पूरा अपने परफॉर्मेंस पे लगा दे, मतलब पूरा का पूरा क्या है, किए गए कार्य के ऊपर लगा दे। तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ जो होती है कि ऐसा कोई ऊष्मीय इंजन बनाना वो इम्पॉसिबल होता है, और या फिर अगर ऐसा इंजन बन जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, एक परफेक्ट हीट इंजन कहलाएगा। अब परफेक्ट कैसे, इनके कहने का मतलब ये था, इसको हम डायग्राम से कैसे शो कर सकते हैं, जैसे हमने ये बोला हीट रिजर्वायर है, ठीक है, या फिर आपने क्या बोला था इसको, उष्मा उष्मा भंडार बोला था, इसको क्या बोला था, उष्मा स्रोत है ना, उष्मा स्रोत हमने इसको माना था। तो इन्हें कहा उष्मा स्रोत आपने जैसे बनाया, ठीक है, आपने बोला कि यहाँ से हमने QH उष्मा ले ली हमने इस उष्मा स्रोत से, ठीक है, ये भी ले लिया। आपने बोला कि फिर इसको हमने किसी इंजन पे लगा दिया, ठीक है, ये भी लगा दिया। फिर आपने बोला कि इंजन ने काम परफॉर्मेंस की, इंजन ने काम कर लिया, ठीक है। तो ये क्या बोले कि जितना QH इसने एनर्जी ली, कि ये पूरी की पूरी एनर्जी ही क्या करें, कार्य के रूप में ही लगा दे, मतलब जो W बराबर हमारे पास किसके बराबर निकले, QH के बराबर, पूरा जितना QH लिया उतना का ये क्या कर दे, वर्क डन कर दे। और जबकि नीचे जो ये उष्मा सिंक जो था हमारा, उष्मा सिंक था, इसको कितना TC टेम्परेचर पे था, तो इसको जो QC दे रहा था वो कुछ दे ही ना, मतलब QC बराबर एक तरह से कितना हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है ना, कि हीट रिजर्वायर से उष्मा उतनी ही ले, QH एनर्जी इसने दी थी कि इंजन पे इसने अप्लाई किया, लेकिन कार्य पूरे QH के बराबर कर दे। और ये सिंक भले यहाँ पे है लेकिन कोई कनेक्शन ही नहीं है, मतलब इसमें इसको जो उष्मा मिलती थी QC यहाँ से मिलती थी वो कैसे 0 हो जाए। तो इस टाइप का अगर कोई एक बन जाता है अगर ऐसा हीट इंजन, तो वो क्या कहलाएगा, एक परफेक्ट हीट इंजन होगा। उन्होंने इसको नाम दिया कि अगर ऐसा कोई हीट इंजन बन जाता है तो ये क्या कहलाएगा, एक परफेक्ट हीट इंजन, ठीक है ना, कि मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें बिल्कुल भी हमारी एनर्जी वेस्ट में ही नहीं जाएगी, ऐसा। तो ऐसा इनका सोचना था। उसके बाद में जाकर के आगे कार्नोट एक साइंटिस्ट है, कार्नोट ने एक ऐसा हीट इंजन डेवलप किया, मतलब किया एक्चुअली में अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद में इसी थ्योरी पे, इसी आइडिया पे उन्होंने काम किया। उन्होंने बोला कि हाँ, अगर ऐसा एक हीट इंजन हो तो वो कैसे तो काम करेगा, फिर उसमें हम क्या चीज़ ऐसी कर दें कि जिसके द्वारा कि जितनी एनर्जी ली गई है कि वो पूरी की पूरी हमारे वर्कडन पे यूज में आ जाए, और सिंक को दी गई जो उष्मा है वो बिल्कुल 0 के बराबर हो। तो उस हीट इंजन को हमने क्या बोला, कार्नोट हीट इंजन के नाम से हम जानते हैं। वो भी हमारे सिलेबस में, उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना।